बीजेपी तय कर ले वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी, तो लगभग उसी दिशा में बीजेपी काम कर रही है। पंजाब से आप बताइए 2 विधायक और 6 राज्यसभा सांसद, तो अब है क्या करिएगा, ये भी संविधान की विसंगति है, विडंबना है। आपके भीतर ये जो हवस है सत्ता पर काबिज होने की, उसमें किसी दूसरे के लिए कोई स्पेस, कोई जगह नहीं बचेगी। बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल ने सोचा थोड़ी होगा कि कभी ऐसा ही समय आएगा। बंगाल में अभी 34-35 दिन हुए विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। बिल्कुल। आप उनके सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच तक को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में तो नामांकन पत्र खारिज होने की एक रिवायत सी है वहां। भारत में लोकतंत्र के मुखौटे में तानाशाही स्थापित हो चुकी है कि मीनाक्षी नटराजन का तो आपने खारिज कर दिया, और झारखंड में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं परिमल नाथवाणी साहब, उनके पर्चे में भी कुछ त्रुटियां थी, उनको आपने समय दे दिया ठीक करने का। इस देश के लोगों को यह समझना होगा कि क्या सचमुच में यही लोकतंत्र है। चुनाव आयोग के नियम 2 थोड़ी हो सकते हैं कि झारखंड में कोई अलग नियम हो और मध्य प्रदेश में कुछ अलग हो। जब आप लोकतंत्र के हत्यारे को सजा नहीं देते हैं तो फिर दूसरे हत्यारों के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। पर्चा खारिज होना एक तरह से राजनीतिक हथियार जैसा बन गया है, पहले ऐसा नहीं था। अगर ये नियम है तो फिर जितने लोग इस समय लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हैं, सबकी जांच कराइए कि किसके किसके खिलाफ नोटिस है जो जानकारी नहीं दी। लेकिन यहाँ तो एसआईआर से कुछ होगा नहीं ना। क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए अपने नेता को चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि को। जनता का वोट तो है नहीं, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें 2 तरीके हैं। या तो आप हॉर्स ट्रेडिंग करें, खरीद फरोख्त करें, या आप इस तरह से किसी का भी निर्वाचन निरस्त करा दें। तो फिर चुनाव की जरूरत कहां बची है? बिल्कुल। बीजेपी तय कर ले वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में हो जाए, और लगभग उसी दिशा में बीजेपी काम कर रही है। वरना जिस विधानसभा में अंक गणित आपके पक्ष में नहीं है, आपको पता है कि 10 सीटें कम है आपके पास, 10 विधायक, 10 वोट कम है, फिर भी आप तीसरा प्रत्याशी उतार रहे हैं। जाहिर है कि आप खरीद फरोख्त के लिए तो उतार रहे हैं तीसरा प्रत्याशी। कोई अंतरात्मा की आवाज पे वोट नहीं देता, ये सब फर्जी बातें हैं। तो जब आप तीसरा प्रत्याशी संख्या बल न होते हुए उतारते हैं तो आप ये साबित कर देते हैं कि आपको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। आपके भीतर ये जो हवस है सत्ता को पूरी तरह सत्ता पर काबिज होने की, उसमें किसी दूसरे के लिए कोई स्पेस, कोई जगह नहीं बचेगी, विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। ये चल रहा है। पार्टियां तोड़ो, दल बदल कराओ। बंगाल में अभी 34-35 दिन हुए विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। आप उनके सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच तक को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। और ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, अब इनके उदाहरण भी सुन लीजिए। मैं निरंतरता में 2-3 उदाहरण दे देता हूं ताकि आप समझ जाएं। अक्सर विक्रांत जी आपने देखा होगा, हम और आप भी कह देते हैं कई बार, तमाम राजनीतिक प्रेक्षक भी कहते हैं कि कोर्ट में जाना चाहिए, अदालत में फरियाद करना चाहिए। अब कोर्ट और आयोग में किस तरह से इंसाफ होता है उसके 2-3 उदाहरण दे देते हैं जी। सबसे पहला उदाहरण तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। अगर सचमुच में अदालतें अपना काम कर रही होती, कानून का राज होता, निर्वाचन आयोग नियमानुसार चल रहा होता, तो नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में लड़े गए विधानसभा चुनाव, उसके बाद का लोकसभा चुनाव, उसके बाद का लोकसभा चुनाव जी, अलग अलग जानकारियां देने के चलते भूतलक्षी प्रभाव से ही रद्द हो जाए। वे वर्षों तक अपनी वैवाहिक स्थिति छुपाए रहे, वे वर्षों तक आर्थिक स्थिति वाले कॉलम को खाली छोड़ देते थे। उसमें पता है क्या लिखते थे फाइनेंशियल स्टेटस वाले में? जी, डोंट नो, मालूम नहीं। अच्छा,
आप निकालिए इंटरनेट से हाँ उनका विधानसभा चुनाव का कोई हलफनामा। जी उसमें उन्होंने ये लिखा है, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति नहीं पता। हाँ पत्नी की आर्थिक, जब उन्होंने पत्नी का नाम देना शुरू किया, हाँ जब पहली बार वैवाहिक स्थिति का खुलासा उन्होंने हलफनामे में किया, हाँ उसके बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति, पत्नी की आर्थिक स्थिति का कॉलम छोड़ देते थे, या उसमें लिख देते थे नहीं पता। हाँ उनकी डिग्री की बात भी कर लेते हैं, हाँ उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री न दिखाई जाए, इसके लिए आज तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है सरकार, हाई कोर्ट में लड़ रही है। हाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाई जा सकती। बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस में, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री, हाँ जो दुनिया में किसी दूसरे आदमी के पास नहीं है। भारत छोड़ दीजिए, हाँ विक्रांत जी, पूरी दुनिया में किसी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की। और अगर उनके हलफनामों में, अगर क्यों हाँ जिक्र है ही इन डिग्रियों का, अगर आपने जिस चीज का उल्लेख किया है वो कहीं छद्म से कूट रचित पाई गई, हम्म फर्जी पाई गई, हाँ आपकी डिग्री फर्जी निकल जाती है, हाँ तो आपका न केवल नामांकन पत्र पत्र निरस्त होगा, बल्कि कूट रचना करने के लिए, छद्म के लिए, हम्म धोखाधड़ी के लिए न केवल आपका चुनाव रद्द होगा, जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत आपको 6 महीने की सजा होगी। हम्म बाकी जो धोखाधड़ी के जो कानून है उनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जी दूसरा उदाहरण, हाँ श्रीमती स्मृति ईरानी हाँ चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ी। जी उस वक्त वे बीए थी, हाँ अगले चुनाव में वे बीकॉम फर्स्ट ईयर हो गई। हाँ उन्होंने अपने हलफनामों में 3 बार अलग अलग अपनी शैक्षणिक डिग्रियां बताई हैं। हाँ 3 बार, तीनों बार डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हम्म कौन सी सही है? यद्यपि वे तो येल की भी एक डिग्री बता चुकी थी। हाँ बाद में जब हंगामा हुआ कि येल यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री नहीं है उनके पास, तब हाँ उन्होंने खंडन करके कहा कि नहीं, वो सर्टिफिकेट कोर्स। क्या किया चुनाव आयोग ने? हम्म एक बार भी जवाब तलब हुआ कि आपने अलग अलग शैक्षणिक योग्यता कैसे दी है? हम्म एक और उदाहरण सुन लीजिए, जी उत्तर प्रदेश में कैरावट विधानसभा सीट, हाँ वहां एक महेश चौधरी नाम के सज्जन 2017 से 2022 तक हाँ विधायक थे। उनके पास दो दो पैन कार्ड, हम्म उनके नाम 2 बार अलग अलग। एक कहीं वे लिखते हैं महेश चौधरी, हाँ चुनाव लड़ते हैं महेश कनौजिया के नाम से, हम्म या शायद चुनाव लड़ते हैं महेश हाँ चौधरी के नाम से, बाकी जगह वे सब जगह महेश कनौजिया के नाम से दस्तावेजों में है। हाँ शिकायतें हुई, कुछ नहीं हुआ आज तक। हम्म लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी एक ऐसा स्वर्णिम उदाहरण देते हैं विक्रांत जी आपको, जिसकी दूसरी नजीर नहीं मिलेगी भारत की राजनीति में। हाँ मध्य प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हाँ 2008 में हाँ पेड न्यूज के मामले में दोषी पाए गए थे। हाँ आपको याद होगा, ये वो दौर था जब अखबारों में खबरों को हाँ पैसे देकर छपवाया जाता था, फेवर की खबरें, हाँ और इसे चुनाव आयोग ने पेड न्यूज की संज्ञा दी थी। हाँ उसकी मॉनिटरिंग होती थी बाकायदा। हम्म जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में एक मीडिया सेल होता था, हाँ अधिकारियों की एक टीम होती थी जो इन चीजों पर नजरें रखती थी। विज्ञापन अलग चीज है, जी उसका तो उल्लेख आपको अपने चुनाव खर्च में देना ही है, हम्म करना ही है। जी लेकिन खर्च से बचने के लिए हाँ प्रत्याशी खबरें छपवाते थे अपने फेवर की और पैसे देते थे अखबारों को। हाँ विनम्रता से बता दूं, मैं उस दौर में नई दुनिया ग्वालियर में संपादक जी था। जी मेरे अखबार में भी इस तरह की पेड न्यूज़ें छपती थी। हाँ नरोत्तम मिश्रा का केस जब चुनाव आयोग में गया, जी तो वे बाकायदा पेड न्यूज के दोषी पाए गए। हाँ उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। अगले 3 साल चुनाव लड़ने के लिए उन्हें बार कर दिया हाँ गया कि आगामी 3 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। हम्म लेकिन बलिहारी है इस न्याय की, हाँ नरोत्तम मिश्रा ने अगले 3 विधानसभा चुनाव लड़े। 2018 का लड़े, हाँ 2008 8 का मामला है, 2013 का लड़े, हाँ 2018 का लड़े, 2023 का लड़े। हाँ
और निर्वाचन आयोग के द्वारा अयोग्य ठहराए गए नरोत्तम मिश्रा उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए थे, पहले हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से। सन 2026 आधा गुजर गया है जी, साल गिन लीजिए कितने हो गए, आज तक स्टे है। चुनाव आयोग अपने ही अयोग्यता के फैसले को लागू नहीं करा पाया। नरोत्तम मिश्रा लगातार चुनाव लड़ते रहे, चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित हो गए थे। उसके बाद 2013 का चुनाव फैसला शायद 2017 में आया है, उससे पहले ही वो चुनाव 13 का लड़ लिए, 18 का लड़ लिए, 23 का लड़कर हार गए। बताइए क्या करेंगे आप अदालत और चुनाव आयोग जाकर? मीनाक्षी नटराजन के इस केस में अब क्या होगा चुनाव आयोग से? अब से चंद घंटे बाद हम और आप 12 बजे चुनाव आयोग पर नजर रखेंगे, देखिए वहां से क्या होने वाला है। कुछ नहीं और फिर आप कोर्ट में जाइए, फिर आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में चलता रहेगा मुकदमा। कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन में तो क्या राहत मिलती है ये हम देखते ही हैं। ये भाटिया जी शायद पहले मोदी के समर्थकों में गिने जाते थे, जहां तक मुझे याद है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी आंखों की पट्टी भी सरक रही है, वे लगातार ऐसी पोस्ट लिखते रहते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ भाटिया जी की नहीं है। भारत में लोकतंत्र के मुखौटे में तानाशाही स्थापित हो चुकी है। इसको लेकर पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेटिक एजेंसीज हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वे हर साल इस तरह की रिपोर्ट देती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे ह्यूमन राइट वॉच हो, यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम हो, ऐसी कितनी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो ये बता रही हैं कि भारत में अब चुनावी तानाशाही, इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप स्थापित हो चुकी है। कितने उदाहरण चाहिए आपको? आधी रात को तड़के 3:30 बजे आप महाराष्ट्र के राजभवन में शपथ दिला देते हैं किसी को भी, मुख्यमंत्री की। पार्टियां तोड़कर चुनाव चिन्ह और पूरी की पूरी पार्टियां हथिया ली जाती हैं। क्या फैसला हुआ आज तक उद्धव ठाकरे की याचिका का? बिल्कुल, कम से कम मेरी जानकारी में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। ऐसी कितनी याचिकाएं, चुनाव याचिकाएं लंबित हैं जो 10-10 साल, 20-20 साल से लंबित हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के खिलाफ होती हैं वो अपना पूरा कार्यकाल करके कई बार तो दुनिया से चला जाता है, याचिकाएं लंबित रहती हैं। तो अब इस देश के लोगों को यह समझना होगा कि क्या सचमुच में यही लोकतंत्र है? क्या इस तरह से लोकतंत्र का अपहरण नहीं किया जा रहा है? और अदालतों के लिए आखिरी टिप्पणी कर दें जी। देश की जिस सबसे बड़ी अदालत ने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या करने वाले अनिल मसीह को खुद लोकतंत्र का हत्यारा कहा था, ये मेरे और आपके शब्द नहीं है, कोर्ट के थे। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी बेंच ने कहा कि अनिल मसीह लोकतंत्र का हत्यारा है। लेकिन उसके बावजूद 1 घंटे की भी सजा नहीं दी उसे। जब आप लोकतंत्र के हत्यारे को सजा नहीं देते हैं तो फिर दूसरे हत्यारों के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई डर नहीं रहता, फिर बेखौफ होकर वे इसी तरह से किसी का पर्चा निरस्त करते हैं। कहीं 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तार्किक विसंगति के नाम पर वोट डालने से वंचित कर दिया जाता है, और अदालत कहती है तो क्या हुआ, अगली बार वोट डाल लेना। अब कई चीजें नई सामने आ रही हैं जिनकी कल्पना कभी हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की होगी। अब उदाहरण के लिए राज्यसभा जो है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों के चुने हुए विधायक वहां सांसद भेजते हैं। अब पंजाब में भाजपा के 2 विधायक हैं और राज्यसभा के सांसद हो गए उनके पास 6 है। तो साथ में ये राघव चड्ढा दिल्ली से है, तो पंजाब से आप बताइए 2 विधायक और 6 राज्यसभा सांसद। तो अब है क्या करिएगा, ये भी संविधान की विसंगति है, विडंबना है। अब इसके बारे में कभी बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इन्होंने सोचा थोड़ी होगा कि कभी ऐसा ही समय आएगा। तो संविधान में तो कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही अभी आपने जैसे मीनाक्षी नटराजन का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश में तो नामांकन पत्र खारिज होने की एक रिवायत सी है वहां। काफी पहले इसकी शुरुआत हुई जब सुषमा स्वराज जी विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी,
तो उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे राजकुमार पटेल। हाँ। अब वो पटेल साहब का पर्चा खारिज हो गया। अब कैसे खारिज हुआ, क्यों खारिज हुआ, इसकी अलग अलग कहानियां तमाम सुनने को मिलती रही हम लोगों को, लेकिन वो खारिज हो गया। सुषमा जी जीत गई चुनाव बहुत आसानी से। हालांकि वैसे भी जीत जाती, सुषमा जी की लोकप्रियता थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि इंदौर में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, क्या नाम था, बम बम लगा हुआ था उनके नाम के आगे। तो अब वो ऐसे बम थे कि उनका पर्चा खारिज हो गया या विड्रॉ कर लिया, और क्या कर दिया। वहां तो विचित्र ऐसे ही उधर उसी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान उधर कौन सी सीट है बुंदेलखंड की, कहाँ की, वहां भी एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। मतलब वहां तो नामांकन खारिज होने में पता नहीं कौन सी व्यवस्था है। या तो जो लोग लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उनको नामांकन पत्र भरने का सलीका नहीं है क्या? आमतौर पर नामांकन पत्र के 4 सेट जमा होते हैं, और चारों सेट जो है, जो तैयार होते हैं, वो किसी अच्छे वकील, कानून के जानकार के साथ बैठ करके भरा जाता है, जिसको अनुभव हो इन सब चीजों का। और एक एक पॉइंट, एक एक चीज पूरा चेकलिस्ट बना के उसका व्यवस्था की जाती है। अब उसमें ये था ही नहीं कि नोटिस का उल्लेख करना है, क्योंकि आमतौर पर जो कॉलम है उसमें ये है कि आपके खिलाफ यदि कोई आपराधिक मामला है तो उसका उल्लेख करें। अब आपराधिक मामला क्या है? कोई एफआईआर दर्ज हो, है ना, कोर्ट से कोई आपको किसी व्यक्ति को सजा हुई हो लोअर कोर्ट से, और वो हाई कोर्ट या ऊंची अदालत में लंबित हो मामला, है ना, तो यही तो आपराधिक मामले होते हैं आमतौर पर। अब सही आपने कहा कि किसी ने शिकायत कर दी। अब किसी तेलंगाना में किसी ने केस किया था उत्पीड़न का, उसमें ये प्रभारी थी मीनाक्षी सर, तो उसने इनका नाम इसलिए लिया कि साहब प्रभारी को भी हमने कहा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब प्रभारी का हो सकता है वो है, उसने राहुल गांधी तक का नाम आ गया हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आ गया हो शायद, पता नहीं कब अगला उनके नामांकन में हो सकता है उनका नाम भी कहीं नोटिस में हो, क्या क्या पता। क्योंकि जब उस सज्जन ने प्रभारी का नाम लिया है तो ऊपर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेताओं का उसमें जिक्र किया हो, क्या पता। तो सर ये तो अच्छा जी जी सर, एक और चीज है कि मीनाक्षी नटराजन का तो आपने खारिज कर दिया, और झारखंड में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं परिमल नाथवाणी साहब, उनके पर्चे में भी कुछ त्रुटियां थी, उनको आपने समय दे दिया ठीक करने का। अरे तो भाई मीनाक्षी जी को भी आप कह देते हैं कि भाई आप भी जो है इसका उल्लेख करिए, ये आपके खिलाफ मामला था, आप उसका उल्लेख कर दीजिए। अगर वो कहती है हम नहीं करेंगे तब आप कार्यवाही करते, तो उनको भी समझ देते। मतलब चुनाव आयोग के नियम दो थोड़ी हो सकते हैं कि झारखंड में कोई अलग नियम हो और मध्य प्रदेश में कुछ अलग हो, और दिल्ली में कुछ अलग हो और बिहार में कुछ अलग हो। ऐसा थोड़ी होता है कि अधिकारी अपने मन से कि सलीके तरीके से जो है जो चाहे फैसला कर दे। एक पूरे नियमावली होगी, कानून होगा, जनप्रतिनिधि तो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके तहत उसके पूरे क्लॉज सब क्लॉज होंगे, उनके तहत सारी चीजें होती है ना। अब वो कांग्रेस के लोग आज मिले थे चुनाव आयोग से, पता नहीं उसमें क्या हुआ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उसकी, मैंने फॉलो नहीं किया है। कल रात भी मिलने गए जवान रमेश और सारे लोग, तो उनको सिक्योरिटी वालों ने घुसने नहीं दिया। फिर उनका वेटिंग रूम में जाना चाहते, मुझे वहां भी नहीं जाने देंगे। तो अजीब है भाई। वो जयराम तो कह रहे थे मैं 35 साल से एमपी हूँ। अब यार एक नेशनल पार्टी जो मेरा पोजीशन है उसके अगर एमपी जाते हैं तो इतना तो सिक्योरिटी वालों को पता होना चाहिए। ठीक है बिना टाइम लिए गए आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि साहब वेटिंग रूम उनके लिए है जो टाइम लेके आए और उनको प्रतीक्षा किया जा रहा हो। लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ व्यवहारिकताएं होती हैं। अब व्यवहारिकताएं ये होती हैं कि अब विक्रांत यादव के घर पे पहुंचू, वो विक्रांत यादव से मैंने समय नहीं लिया, मैं पहुंच गया। अब विक्रांत यादव का गार्ड जो है कहेगा साहब आपने टाइम लिया नहीं, मैं तो घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, गार्ड अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं गार्ड से तो कह सकता हूँ भाई जरा विक्रांत को जाके बता दो कि मैं आया हुआ हूँ, जरा सा 1 मिनट 1 गिलास पानी पी लूं। तो ये विक्रांत पर निर्भर होगा कि वो कहे कि ठीक है भाई अंदर बिठाइए अब मैं आ रहा हूँ, या कह देंगे कि कह दो घर में नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई कि कह दो घर में नहीं। एक व्यवहारिकता भी होती है। मैं मानता हूँ कि वो बिना टाइम लिए पहुंच गए, ये भी मैं मानता हूँ कि वो वेटिंग रूम उनके लिए होता है जो टाइम लेके आए और मीटिंग में टाइम लगा बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग एमपीज थे नेशनल पार्टी के
लीडर हैं भाई, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, ये लोग नॉन लोग हैं, तो आप उनको बिठा नहीं सकते। ऐसा कौन सा वहां पर वो परमाणु न्यूक्लियर बम रखा हुआ है कि वो कोई दूसरा पहुंच जाएगा तो वो राह से खुल जाएगा। मतलब ये चीजें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या संस्थाओं को क्या होता है भाई। ये तो अब अस्पतालों में इमरजेंसी से वो क्यों बना होता है काउंटर, इसलिए होता है ना कि अचानक किसी की बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो इमरजेंसी मिल जाएगी। तो अब वो एक इमरजेंट सिचुएशन हो गई और वो लोग जो है पहुंच गए। और ऐसा कई बार होता है, कई बार बिना टाइम लिए जाते हैं। अगर सिचुएशन आती, मुझे याद है वो अहमद पटेल का जो राज्यसभा का चुनाव था, जो 2018 का, उस वक्त तो कांग्रेस के लोग भी जा रहे थे, बीजेपी लोग भी जा रहे थे, एक डेलीगेशन जाता था, दूसरा आता था, फिर एक आता था, फिर 3-4 बार ऐसा हुआ इस सिलसिला। और उस समय 2 चुनाव आयुक्त थे, एक ज्योति साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, एक ओपी रावत साहब चुनाव आयुक्त थे, तीसरे की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, रिटायर हो गए थे, और वो सबसे मिल रहे थे वो पूरे डेलीगेशन से। तो मतलब तो क्या कहा जाए भाई। देखिए, हमने तो 40 साल से ज्यादा मुझे हो गए हैं, करीब 40-42 साल इस पेशे में, और बहुत सारे चुनाव भी कवर किए हुए हैं। हमारे उस दौर में, इस दौर की आप बात करें, पर्चे खारिज होते थे, लेकिन जब कोई बड़ी विसंगति होती थी उसमें, कोई बड़ी जानकारी आपने छिपा ली, कोई बड़ी त्रुटि हो गई, दस्तखत नहीं मिल रहे, तो तब खारिज होते थे। और छोटी मोटी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई त्रुटि अगर होती थी, तो कई बार बुला करके जो निर्वाचन अधिकारी होते थे वो बता देते थे, देखो ये दिक्कत रह गई है, इसको ठीक करो, नहीं फिर स्क्रूटनी में खाली हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो यही होता था। और उसमें मतलब पर्चा, अब तो पर्चा खारिज होना एक तरह से राजनीतिक हथियार जैसा बन गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले संयोग में पर्चा खारिज हो जाए। आमतौर पर उसका कोई मैंने इसीलिए वो विदिशा वाला उदाहरण दिया, हो सकता है वो संयोग में खारिज हुआ हो, लेकिन उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठे थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उठे थे कि ऐसे कैसे हो गया कि आप समय पे नहीं करा पाए हो। लेकिन उसके बाद से जिस तरह पर्चे अब खारिज होने लगे हैं इन सब बातों पे, तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। अब किसी का नाम मान लीजिए किसी ने डाल दिया, कई लोग विटनेस में नाम डाल देते हैं, कई बार पुलिस विटनेस में नाम डाल देती है कि भाई ये विटनेस थे किसी घटना के, या कोई दीवानी का मुकदमा चल रहा है उसमें विटनेस में नाम होता है। अब वो विटनेस में नाम है किसी का, उसको ध्यान नहीं है, उसने नहीं रखा, तो वो कोर्ट से आ गया, अभी तो विटनेस है उसमें, तो खारिज हो जाएगा। अब तो ये अगर ये नियम है, तो फिर जितने लोग इस समय लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हैं, सबकी जांच कराइए कि किसके खिलाफ नोटिस है जो जानकारी नहीं दी, किसके खिलाफ कोर्ट के नोटिस हैं किसी भी मामले में, और उन्होंने अपने नामांकन पर जानकारी नहीं दी कभी, तो सबका खारिज कर दीजिए, अवैध कर दीजिए नामांकन इस नियम के आधार पर। हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता भाई। ये तो ओपन एंड शट केस हो जाएगा ना। चुनाव आयोग निकाले सबके एफिडेविट और देखे और जानकारी मंगवाए, और सब कोर्ट से जो है किसी किसी नाम है, बहुत सारे लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं उनके होंगे कोर्ट में कई जगह नोटिस इशू हुए होंगे, धरना प्रदर्शन में, कहीं किसी उसमें जो है किसी के विटनेस में, कहीं किसी के साथ उसमें, तो कई सारे जो है पॉलिटिकल लाइफ में जो पब्लिक नोटिस इशू होते हैं, आप सब उसमें इकट्ठा करें जाकर। एफआईआर दर्ज होना एक अलग बात है, बिल्कुल। एफआईआर दर्ज होना, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होना, कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, और या किसी लोअर कोर्ट से सजा हो गई हो, अपर हाउस में चैलेंज हो अपर कोर्ट में, तो वो अलग चीज है। अब बाकी तकनीकी आधार पर कुछ भी कर दी, चुनाव आयोग क्यों नहीं कर सकता है? वो अधिकारी जो नामांकन लेते हैं चुनाव आयोग के अंतर्गत तो हैं, तो चुनाव आयोग अगर संज्ञान लेकर के और अपने अधिकारियों का प्रयोग करे, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग, और सारे कागज बना के उसको होल्ड तो कर सकता है ना, होल्ड करके और उसको क्लैरिफाई, पता मुझे लगता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अभी कोर्ट नहीं जा सकते शायद, हालांकि वो कोर्ट भी जा रहे हैं, वो, लेकिन कोर्ट का शायद सिस्टम ये है कि चुनाव आयोग अगर घोषित कर देगा उसके बाद ही कोर्ट आप जा सकते हैं। अब ये थोड़ा संवैधानिक मामला है, कानूनी, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लीगल तो कोई वकील या कोई संविधान विशेषज्ञ बता सकते हैं।
विक्रांत फ्रंट तो खतरनाक है, लेकिन इसका एक सवाल मैं भी उठाता हूँ जी। कि इसमें भी मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई, अच्छा। कि घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ ये जानकारी हाँ कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना के किसी मामले में कोर्ट से कोई नोटिस है, हाँ ये जानकारी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को या हाँ उनके लोगों को किसने दी? हाँ। उन्होंने ही तो हम्म, उन्होंने ही तो चुनाव आयोग को वो लगाया होगा ना नोटिस। हाँ जो निर्वाचन अधिकारी है उनको थोड़ी पता है कि नोटिस बिल्कुल। किसके खिलाफ कहाँ जो नोटिस जो आया। पार्टी है उसी ने लगाया वो होगा सर, जो लड़ रहा है चुनाव। पार्टी लगाया होगा कि साहब हाँ इनके नामांकन में जो है, देखिए इन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी, ये नोटिस इनको मिला हुआ, ये उसकी कॉपी है। हाँ। वो कॉपी नोटिस की हम्म। और वो जानकारी किसने दी? हाँ शायद उन लोगों ने दी होगी जो मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिए जाने से खुश नहीं होंगे, हाँ। या उनमें ऐसे लोग भी होंगे जो खुद चाहते होंगे उनको टिकट दिया जाए, उनको टिकट नहीं मिला। हम्म। तो उनका ये निकालो क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा है नहीं, हाँ आर्थिक रूप से वो बेईमान नहीं है, वो बड़ी हाँ गांधीवादी किस्म की महिला है, बिल्कुल। खादी की साड़ी पहनती है और चप्पल पहनती है, बहुत ही साधारण तरीके से रहती है, कोई वैसा है नहीं। तो ये कहीं से ये मिल गया होगा, जानकारी भी तो हो गई पार्टी। हाँ तो ये कहाँ से जानकारी मिली? हाँ, महत्वपूर्ण तो ये है ना। हम्म। तो इस वो बात तो का जो होगा होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल।